अब हम भारत के दो राज्यों के बीच लड़े जा रहे जल युद्ध का डीएनए टेस्ट करेंगे। दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जल संसाधनों पर कब्जा करने के लिए ही लड़ा जाएगा। वर्ष 1992 से लेकर 2000 तक वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर इस्माइल सेराजेल्डिन ने कहा था कि 21वीं सदी में युद्ध पानी पर अधिकार जमाने के लिए लड़े जाएंगे, पेट्रोल और तेल के कुओं के लिए नहीं। इस दौर में यह बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। इस समय दुनिया के कई देश पानी को लेकर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जबकि भारत के दो राज्यों यानी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी को लेकर राजनीतिक युद्ध चल रहा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वो अगले 10 दिनों तक हर रोज कावेरी नदी से 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दे। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। कर्नाटक सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने का फैसला किया है, जिसके बाद कावेरी बेसिन में आने वाले इलाके मैसूर, मंड्या में हिंसक प्रदर्शनों की आशंका बढ़ गई है। तमिलनाडु ने अपने किसानों द्वारा उगाई जा रही सांबा यानी धान की फसल को बचाने के लिए 20,000 क्यूसेक पानी की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु और कर्नाटक को लिव एंड लेट लिव यानी जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करने की सलाह दी थी। कर्नाटक के कई राजनीतिक दलों, किसानों और संगठनों का कहना है कि तमिलनाडु को पानी देने से उनके राज्य में पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा और कृषि के लिए भी संकट पैदा हो जाएगा, जबकि तमिलनाडु के किसान 15,000 क्यूसेक पानी को भी कम बता रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि इस पानी के इस्तेमाल से वो अपनी सांबा यानी धान की फसल को बचा नहीं पाएंगे, उन्हें इससे भी ज्यादा पानी की जरूरत है। जबकि कर्नाटक सरकार का तर्क है कि तमिलनाडु को इतना पानी देने के बाद राज्य में लोगों के पास पीने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं बचेगा। कर्नाटक के सरकारी विभाग का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के चामराजनगर, मैसूर, मंड्या, हसन और बेंगलुरु इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। दोनों राज्यों के बीच पानी को लेकर चल रहे विवाद के बाद कर्नाटक के कई हिस्सों में तमिलनाडु के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने बेंगलुरु और मैसूर के बीच हाईवे को बंद कर दिया था। कर्नाटक के मंड्या इलाके में स्कूल और कॉलेज भी बंद करा दिए गए। विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला आज भी जारी रहा। मंड्या में किसानों ने कावेरी नदी पर बनी नहर में कूदकर जान देने की कोशिश की। इसके अलावा दोनों राज्यों के बीच चलने वाली बसेस को भी रोक दिया गया है। अगर आप इन इलाकों में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि कुछ दिन रुक जाइए। कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे लोगों ने तमिल फिल्मों का प्रदर्शन भी रोक दिया है। आप कावेरी नदी को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच की वो डोर भी कह सकते हैं जिसे दोनों राज्य थामे भी रखना चाहते हैं और इसे तोड़ना भी चाहते हैं। कावेरी नदी के पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच का ये विवाद करीब 135 साल पुराना है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए यह समझना जरूरी है कि कैसे जिंदगी देने वाला पानी लड़ाई झगड़े की वजह बन जाता है और लोगों की जान लेने लगता है। कहा जाता है कि नदियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती और कोई भाषा नहीं होती। वो जहां से गुजरती हैं उसी इलाके को हरा भरा और समृद्ध बना देती हैं, बिना ये सोचे कि वो कर्नाटक से गुजर रही हैं या तमिलनाडु से, पंजाब से गुजर रही हैं या फिर हरियाणा से, और भारत से गुजर रही हैं या पाकिस्तान से। लेकिन दुनिया भर में पानी की इतनी किल्लत है कि कोई भी राज्य और कोई भी देश अपने हिस्से का पानी किसी और को देना नहीं चाहता। और यही वजह है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगला विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर पानी को लेकर हो सकता है। और आपको ये जानकर आज झटका लगेगा कि इस वक्त दुनिया के 120 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। दुनिया के हर 6 लोगों में से एक पानी के गंभीर संकट से गुजर रहा है। दुनिया में 43 देशों के 70 करोड़ लोग पानी की भयानक कमी से जूझ रहे हैं। दुनिया भर में भूजल के 20% भंडार पूरी तरह सूखने की स्थिति में है। अनुमान है कि सन 2025 तक दुनिया में 180 करोड़ लोगों के पास पानी नहीं होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जल संकट को दुनिया के 10 सबसे बड़े खतरों में जगह दी है। यह भी चिंता का विषय है कि दुनिया की 86% से ज्यादा बीमारियों की वजह दूषित पानी है। इराक और सीरिया में ISIS के खिलाफ चल रहा युद्ध भी जल संकट की ही देन माना जाता है। 2011 में सीरिया में भयंकर सूखा पड़ा था और लोगों ने अपने इलाकों से शहरों की तरफ पलायन शुरू कर दिया था।
सूखे और बदहाली से परेशान लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे और धीरे धीरे यह प्रदर्शन गृह युद्ध में बदल गया, जिसने बाद में सीरिया में ISIS को जन्म दिया। सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक ने वायु को गुरु के समान और पानी को पिता समान कहा है। यानी पानी किसी भी इंसान के जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितना महत्व किसी इंसान के जीवन में उसके पिता का होता है। लेकिन फिर भी हम प्रकृति की इस सबसे अनमोल देन की जरा भी परवाह नहीं करते और जब तक हमें इसकी कद्र समझ में आती है तब तक युद्ध के हालात बन चुके होते हैं। आज ऐसी ही लड़ाई तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हो रही है और आज ये इन दोनों राज्यों में है। हो सकता है आने वाले भविष्य में ये बाकी के राज्यों में भी शुरू हो जाए। यहां पर आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर कावेरी नदी से जुड़ा विवाद है क्या, क्योंकि आपने अक्सर अखबारों में या न्यूज चैनल्स पर इसके बारे में रिपोर्ट्स देखी होंगी, लेकिन इस देश में ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिन्हें इस पूरे विवाद के बारे में जानकारी होगी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु में होता है। 802 किलोमीटर लंबी ये नदी तमिलनाडु के 44,000 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक के 32,000 वर्ग किलोमीटर इलाके से होकर गुजरती है। तमिलनाडु का कहना है कि उसने कावेरी नदी के किनारे पर 3 लाख एकड़ यानी करीब 12,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को कृषि के लिए विकसित किया है। इसलिए तमिलनाडु की कावेरी नदी पर निर्भरता काफी ज्यादा है, जबकि कर्नाटक का कहना है कि कावेरी नदी को लेकर पहले जितने भी समझौते हुए हैं उनमें कर्नाटक का हक मारा गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर यह विवाद करीब 135 वर्ष पुराना है। भारत में ब्रिटिश राज के वक्त कर्नाटक प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर के तहत आता था, जबकि तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। कावेरी नदी को लेकर 1892 में प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच एक समझौता हुआ था। 1910 में मैसूर के राजा नलवड़ी कृष्णा राजा वोडियर ने चीफ इंजीनियर सर M विश्वेश्वरैया के साथ मिलकर कावेरी नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे मद्रास ने ठुकरा दिया था। इसके बाद 1924 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बार फिर एक समझौता हुआ, जिसका पालन दोनों राज्य कुछ वर्षों तक करते रहे। लेकिन 1956 में भारत के राज्यों को पुनर्गठित किया गया और इस पुनर्गठन के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी का नक्शा बदल गया, जिसके बाद कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी आमने सामने आ गए। इस विवाद को देखते हुए 1970 में कावेरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। तमिलनाडु ने बड़े कृषि क्षेत्रों का हवाला दिया और ज्यादा पानी मांगा, जबकि कर्नाटक ने ब्रिटिश काल में बनाई गई योजनाओं को इसके लिए दोषी ठहराया। ज्यादा बड़ा कृषि क्षेत्र होने की वजह से तमिलनाडु अपने लिए ज्यादा पानी मांग रहा था, लेकिन कर्नाटक इसके लिए तैयार नहीं था। विवाद का हल न निकलने पर 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई। ट्राइब्यूनल ने 16 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद 2007 में अपना फैसला सुनाया। ट्राइब्यूनल ने दोनों राज्यों के बीच 1892 और 1924 में हुए समझौतों को सही पाया। ट्राइब्यूनल ने कावेरी नदी का 58% पानी तमिलनाडु को और 37% पानी कर्नाटक को, 4% केरल को और 1% पानी पुडुचेरी को देने का फैसला सुनाया। लेकिन इस फैसले को पूरी तरह मानने के लिए कभी भी कोई भी राज्य तैयार नहीं हुआ। जब कभी दक्षिण भारत के इन इलाकों में मानसून की बारिश अच्छी नहीं होती तो इन राज्यों के बीच कावेरी नदी को लेकर विवाद अचानक से बढ़ जाता है और ऐसा हर बार होता है। पिछले 20 वर्षों में कई बार सुप्रीम कोर्ट और कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी को विवाद सुलझाने के लिए दखल देना पड़ा है और हो सकता है कि आप तमिलनाडु और कर्नाटक में न रहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस खबर का आपके जीवन पर या आपके लिए कोई महत्व नहीं है। यह समस्या आने वाले समय में देश के किसी भी हिस्से में खड़ी हो सकती है, ये आपके आसपास भी हो सकता है। इसलिए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए और आपको यह भी देखना चाहिए कि एक ही देश के 2 राज्य पानी के लिए इस तरह लड़ रहे हैं जैसे वो एक ही देश के 2 राज्य ना हो बल्कि 2 दुश्मन देश हो।
तमिलनाडु और कर्नाटक की प्यास के बीच एक नदी फंस गई है। इस नदी का नाम है कावेरी। कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कड़वी राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से कहा है कि जियो और जीने दो, लेकिन नदी का पानी दोनों राज्यों के लोगों के लिए जीने मरने का सवाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक को आदेश दिया कि वो अगले 10 दिनों तक हर रोज तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक पानी मुहैया कराए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का फैसला किया है। See, the existing exigent need of the water to save Samba crabs, the Supreme Court has directed the state of Karnataka to release 15,000 cusecs of water from today only for 10 days. Total deficit is 61, but whereas 48 is remaining. कर्नाटक राज्य अभी तक तमिलनाडु को इससे आधा यानी कि करीब 9,000 क्यूसेक पानी मुहैया करा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कर्नाटक का कंठ सुखा दिया है। कर्नाटक की राज्य सरकार का मानना है कि इससे राज्य के कई इलाकों में पीने के पानी का भी संकट पैदा हो जाएगा। कभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक बूंद भी पानी ना देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। दोनों राज्यों की सीमा पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कर्नाटक के मंड्या इलाके में स्कूल कॉलेज बंद करा दिए गए, यानी आम लोग फिलहाल इन इलाकों में जाने से बचें तो अच्छा रहेगा। फिलहाल कर्नाटक के 4 बांधों में से 3 से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। प्रदर्शनों को देखते हुए इन डैम्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कावेरी नदी कर्नाटक के दक्षिण से होती हुई तमिलनाडु में प्रवेश करती है। दोनों राज्यों के बीच कई बार समझौतों के जरिए कावेरी नदी के जल बंटवारे की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही राज्य अपनी अपनी मजबूरियों का हवाला देकर समझौतों को मानने से इनकार करते रहे। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके कहा था कि इस साल कर्नाटक ने तय मात्रा से कम पानी छोड़ा है, जिससे तमिलनाडु में धान की खेती करने वाले लाखों किसानों पर संकट आ गया है। The protest by the farmers of Kaveri Basin is very severe, and that heat requires the government to sustain. How government sustains, how they convince the people of Karnataka is to them. But anyway, even now it is not very late. Though it is high time for the government to move the Supreme Court for a review, modification or alteration or a stay. 802 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी के साथ लगा हुआ 44,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा तमिलनाडु के खाते में आता है, जबकि 32,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर कर्नाटक का हक है। तमिलनाडु कृषि के लिए कावेरी नदी के पानी पर बहुत हद तक निर्भर है, जबकि खेती और आम लोगों की प्यास बुझाने के लिए कर्नाटक को कावेरी का पानी चाहिए। We already lost Kuruvai and Thaladi. 2 crops we already lost. Now the 9 lakhs irrigation fields are waiting for seedling. So for the seedling purpose, Karnataka has to release some water to Tamil Nadu. That it is our only humanitarian request. कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा केरल और पुडुचेरी भी कावेरी नदी के पानी पर हक जताते हैं। इस बार दक्षिण भारत में खराब मानसून ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। सभी राज्य अपने अपने लोगों की प्यास बुझाना चाहते हैं। इन राज्यों में पानी की भयंकर कमी है और यही कमी अब नदी के मीठे पानी को राज्यों के बीच कड़वी लड़ाई की वजह बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पानी को लेकर कभी दो पड़ोसी आपस में लड़ते हैं तो कभी दो राज्य और कभी दो देश आमने सामने आ जाते हैं। और अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब सुपर पावर बनने के सपने देख रहा भारत बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। पानी के क्षेत्र में काम करने वाली एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म EA वाटर की एक स्टडी के मुताबिक सन 2025 तक भारत पानी की भयानक कमी वाला देश बन जाएगा। जमीन से पानी निकालने वाले देशों में भारत पहले नंबर पर है। इसी वजह से भारत का ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से कम हो रहा है। दुनिया के जल संकट वाले 20 बड़े शहरों में भारत के 5 शहरों के नाम शामिल हैं और ये शहर हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। लोकसभा में सरकार ने माना है कि देश के करीब 3 लाख गांवों में पीने के पानी की सप्लाई नहीं है। करीब 66,000 गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी काफी दूषित है। 2011 की जनगणना के मुताबिक ग्रामीण भारत में पीने के पानी तक सिर्फ 35% ग्रामीण आबादी की पहुंच है। करीब 22% ग्रामीण परिवारों को पानी लेने के लिए 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है आज भी। और भारत के 9 राज्य यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी राज्य में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। भारत में कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन शायद ही कोई इस बात पर अमल करता है, क्योंकि पानी के महत्व को लोग ना तो ठीक से समझते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। हम आपको बताते हैं कि पानी की असली कीमत क्या होती है। क्या आपको पता है कि पेपर की एक शीट बनाने में 10 लीटर पानी लगता है? एक सेब को उगाने में औसतन 70 लीटर पानी खर्च होता है। 400 ग्राम प्लास्टिक बनाने में 91 लीटर पानी खर्च होता है। एक कप कॉफी बनाने के लिए 140 लीटर पानी लगता है। इसमें कॉफी उगाने से लेकर उसे बनाने तक का खर्च शामिल है। एक पैकेट ब्रेड को बनाने के लिए 40 लीटर पानी लगता है। 1 किलोग्राम गेहूं उगाने में 1300 लीटर पानी खर्च होता है। कपड़ों की बात करें तो 2 जीन्स बनाने में 10,855 लीटर पानी लगता है और 1 किलोग्राम चमड़े को प्रोसेस करके आम लोगों तक पहुंचाने में 16,600 लीटर पानी लगता है। यानी हमारी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए भी पानी की बहुत बड़ी मात्रा खर्च हो जाती है। देश के असल मुद्दे ये हैं। हमारे देश के बुद्धिजीवियों को, अध्यापकों को, छात्रों को, संपादकों को और पत्रकारों को ये मुद्दे देश के सामने उठाने चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए, लेकिन कोई ऐसे मुद्दों को उठाता नहीं है। आपने मीडिया में भी देखा होगा, मीडिया में इस तरह के मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये तमाम लोग जाति और धर्म जैसे व्यर्थ के मुद्दों को उठाते रहते हैं। हालांकि इन लोगों को अब यह समझना चाहिए और आपको भी यह समझना होगा कि पानी की प्यास किसी की जाति और धर्म देखकर भेदभाव नहीं करती। नदियों के जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच लड़ाई का इतिहास भी हमारे देश में बहुत पुराना है। 1969 में गोदावरी नदी के जल बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा आमने सामने आ गए थे। 1969 में ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी को लेकर लड़ाई चली। 1969 से लेकर 1979 तक नर्मदा नदी को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान एक दूसरे से टकराते रहे। 1986 में हरियाणा और पंजाब रावी और ब्यास नदी के जल बंटवारे के विवाद को लेकर पहली बार ट्राइब्यूनल पहुंचे, लेकिन यह विवाद आज तक नहीं सुलझा। कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच अब भी कानूनी लड़ाई चल रही है, जिसके बारे में आज हमने आपको बताया। वंशधारा नदी के जल बंटवारे को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा को भी ट्राइब्यूनल जाना पड़ा। इसी तरह गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच महादेवी नदी को लेकर भी विवाद चल रहा है। और अपने देश में ही नहीं, दुनिया में भी कई जगहों पर नदियों के जल बंटवारे को लेकर कई देश आमने सामने हैं। 2011 में सीरिया के दारा शहर में युवाओं ने गवर्नर पर पानी के गलत बंटवारे के इल्जाम लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे। सीरियाई बॉर्डर पर टर्की की तरफ से बनाए जा रहे बांधों की वजह से आतंकी संगठन ISIS ने टर्की को कई बार धमकी दी थी। ISIS का कहना है कि इससे रक्का शहर में मौजूद असद झील सूख रही है, जो ISIS के लिए पानी का सबसे बड़ा जरिया है। इसे लेकर ISIS ने कई बार टर्की से बदला लेने की धमकी भी दी है। चीन भी यांगजे नदी पर कई बांध बनाना चाहता है, जिससे चीन के पड़ोसी देश कंबोडिया और वियतनाम नाराज हैं। ताजिकिस्तान अमू नदी पर बांध बना रहा है, जिससे उसका पड़ोसी उज्बेकिस्तान नाराज है। उज्बेकिस्तान ने ताजिकिस्तान के साथ संबंध तोड़ने की धमकी भी दी है।
सिंधु नदी पर भारत की प्रस्तावित हाइड्रो परियोजनाएं पाकिस्तान से हजम नहीं हो रही और वो भी अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी शिकायत करता रहता है। और जॉर्डन नदी इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चले आ रहे लंबे संघर्ष की गवाह रही है। दोनों देश इस नदी पर भी अपना अपना हक जताते रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पानी का युद्ध भारत से लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रहा है।